अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन नॉवल जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं चैनल पर, काफ़िला दिल का बाय सारा अरूज। ये नॉवल बेसिकली वनी बेस्ड है, आप लोगों को पता तो चल गया होगा। सो चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल पर आए हैं, आपका वेलकम है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आप लाज़मी कीजिए अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, और अगर सेकंड टाइम आए लेकिन मुझे पता है आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, क्योंकि ना 200 तक के व्यूज़ हैं चैनल पर, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे ही भाग जाते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है? और बिना वक्त ज़ाये के नॉवल को पढ़ना स्टार्ट करूँगी। काफ़िला दिल का बाय सारा अरूज, किस्त नंबर 6। अलबेला को अपने साथ लिए वो बावर्ची खाने में आया था, जहां सुल्ताना पहले ही मौजूद खाने की तैयारी कर रही थी। सुल्ताना बाजी साइड हो आप, आज से खाना ये पकाएगी। पूरी हवेली में मौजूद अरकान के लिए खाने का एहतमाम अलबेला शाह अपने हाथों से करेंगी। सर तासुरात को चेहरे पर सजाए एहसास से आरी लहजे में कहता बाहर की जानिब चल दिया, जबकि अलबेला कभी बावर्ची खाने को और कभी पास रखी इन सब्जियों को देखती रह गई। आया बड़ा हुक्म देने वाला, जैसे इनके अब्बा हजूर की गुलाम हूँ। बनाती हूँ अच्छे से खाना के उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मन ही मन में बड़बड़ाती वो सर झटकते सब्जियों को उठाते एक जानिब रख गई। इनमें से इतना कुछ देख उसे समझ ही ना आ रहा था क्या बनाना है। जब कुछ समझ ना आया तो मदद तलब निगाहों से सुल्ताना की जानिब देखा, जो अलबेला का मासूमाना चेहरा देख हंस दी थी, लेकिन फिर इसको हर चीज़ की हदायत देती, अच्छे से समझाती। खुद कपड़े धोने की नीयत से बाहर चल दी, जबकि अब बावर्ची खाने और इसकी हर एक चीज़ अलबेला के रहमो करम पर थी। अलबेला के जाने के बाद घर बेरौनक सा होकर रह गया था। जहाँ बेराम शाह की तबीयत में संजीदगी लाहक हुई थी, वहीं अनुषा बेगम की तबीयत भी परेशानी के बायस गिरने लगी थी। इनका बीपी अक्सर लो रहने लगा। हर वक्त वो बस दुआएं करते और रोते हुए पाई जाती थीं। उनकी हालत देख बहराम शाह भी दिल महसूस कर रह जाते। अभी भी वो बाहर से लौटे थे कि इनको आंसू बहाते दुआ करते पाया, या अल्लाह तू गफूर और रहीम है, अपने बंदों की हिफाजत करने वाला। या मालिक तू बेहतरीन तौर पर इंसाफ करना जानता है। मालिक मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। वो जिस मुश्किल में फंस चुकी है, इसको आजमाइश से निकाल दे। इन लोगों के दिल में ए मालिक मेरी बच्ची के लिए रहम डाल। हंसना नहीं आप लोग, बंदा कभी कभी तोतला हो जाता है कुछ पढ़ते पढ़ते। बेशक तेरी ज़ात ए मालिक सबसे ऊंची है, तू गयूर है ए मालिक, हम सब पर अपना नरम रहम फरमा। सजदे में बैठी वो रोते हुए दुआ कर रही थी। बहराम शाह लंबी सांस भरते रह गए। उनके लफ्जों से फक्त एक लफ्ज अता हुआ, आमीन। चावल को उबालने के लिए चढ़ाकर वो दाल बनाने के लिए प्याज काट रही थी कि आंखों से निकलते पानी पर सिसकी सी भरी। आंखों पर हाथ रखती वो साइड पर खड़ी हुई। या अल्लाह, ये सब कितना मुश्किल है। मंदी मंदी आंखों को खोलने की कोशिश करती, तकलीफ से दोबारा मेज गई। जहन कहीं माजी की जानिब गामजन हुआ, जहाँ अनुषा बेगम की आवाज़ उसके कानों से टकराई। फ्लैशबैक। बेला जरा ये सलाद तो बना देना। अनुषा बेगम ने बावर्ची खाने में से ही अलबेला को आवाज़ लगाई थी, जो सोफे पर अपनी ही धुन में बैठ गेम खेलने में मगन थी। भाई मामा, मैं नहीं बना रही सलाद वगैरह। सलाद बनाने के लिए प्याज भी काटना होगा, जो कि मुझसे बिल्कुल नहीं होता। गेम में ही मसरूफ इसने साफ जवाब दिया, जिस पर उनका पारा हाई हुआ। हट आराम लड़की, उठ जाओ फौरन से, पहले कि मैं चप्पल उठा लूं। फौरन से उठकर यहाँ पहुंचो, सालन बना दिया है, रोटियां बना रही हूँ, तुम सलाद तैयार करो जब तक। अब के उनके करख्त और गसीली आवाज़ पर डरकर मोबाइल बंद करती वो बावर्ची खाने की जानिब चल दी। सुना पीडीएफ को भी अभी खराब होना था। जहाँ वो रोटियां सेंकने में मसरूफ, साथ उसे बातें भी सुना रही थीं। इतनी बड़ी हो गई हो, माँ का हाथ बटाने के बजाय अपने सजाब में लगी हो। पता नहीं ससुराल जाकर हमारा नाम ही डुबोगी। उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहना, बल्कि माँ को ही बातें सुनने को मिलती हैं, मगर तुम ये बात समझो तो तब ना। रोटी को बेलती वो अच्छी खासी डांट पिला रही थी उसे, जो खामोशी से गाजर को काट रही थी। भाई मामा, मैंने कौन सा ससुराल उनके काम करने जाना है। देखिएगा, शहजादे जैसा लड़का मेरे लिए बारात लेकर आएगा। उसके घर इतने नौकर होंगे ना कि वो मुझे ज़मीन पर पैर भी नहीं रखने देगा। उनकी बात औलाद के लिए कोई शहजादा क्या, कभी कोई फ़कीर भी रिश्ता लेकर ना आएगा। भाई अब गलत बात है, आप मेरी माँ हैं या सास, इतना भी कोई जुल्म करता है अपनी बेटी पर। अब की वो रहान से होती
छुरी ही प्लेट में पटक गई, लेकिन अनुषा बेगम के हाथ में थामे बेलन को देख वापस लाइन पर आई थी। अलबेला, ये जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। कभी कभार शहजादियों की बेटियों को भी महल से झोंपड़ी में पहुंचा देती है, तो कभी झोंपड़ियों में रहने वालों को महलों में। वक्त एक सा नहीं रहता, इसलिए कहते हैं बेटियों को हर चीज सिखानी चाहिए, ताकि हर अच्छे बुरे हालात में उनको किसी मुश्किल परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब की बार वो थोड़ी नरम लहजे में मुखातिब होती उसको समझा रही थी। मामा, बात की बाद में देखी जाएगी, और मुझसे नहीं कट रहे ये प्याज व्याज। प्याज काटने के बाद इसकी आंखें चुंधिया सी गई थी। वो फौरन से सिंक की जानिब दौड़ी, मुंह पर पानी की छींटे मारती आंखों को खोल बाहर की जानिब दौड़ी, जबकि अनुषा बेगम चीखती रह गई, लेकिन वो सुना अनसुना करती चल दी। रोटियां बनाकर उन्हें तरतीब से रखती वो जैसे ही पलटी, सलाद की प्लेट में बिखरी सब्जी और मोटे मोटे कटे हुए टमाटर और गाजर के टुकड़े को देख उनका दिमाग घूम कर रह गया। वो फल्लाह, मुझे सब्र दे या इस लड़की को अक्ल। वो अपना सर थाम कर रह गई थी। वहां की हालत देख, आंखों में होती मजीद जलन ने इसको माजी की दुनिया से वापस लाकर इस हकीकी दुनिया में पटका। आज अपनी माँ की हर एक बात इसके जहन में गर्दिश कर रही थी। बेशक महलों में ही क्यों न रहती हों, उनके लिए हर काम सीखना लाजिम है। ऐसी और भी कई बातें थीं जिनको वह नज़रअंदाज कर देती थी। प्याज काटने के बायस आंखों से निकलते आंसुओं में कुछ गुजरे पलों की तकलीफ के आंसू भी शामिल थे। आज उसे शिद्दत से अपनी माँ की याद सता रही थी, जो हमेशा इसका बिगड़ा हुआ अधूरा काम संवार दिया करती थी। लेकिन आज वो इस मकाम पर अकेली थी, कोई नहीं था उसके पास। आयरा सुफियान को सेरेलैक खिला रही थी कि वो अचानक से रोने लगा। वो परेशान सी होती उसे गोद में उठाते हॉल में लिए मुसलसल टहल रही थी। जो कब से रोता चिल्ला जा रहा था, लेकिन वो था कि चुप होने का बजाय मजीद गला फाड़ कर रोने लगा। अलबेला, जो खाना चढ़ाकर टेबल से टेक लगाए खड़ी थी, किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुन सिमट आई। कि किसका बेबी है और रो क्यों रहा है? इस छोटे से बच्चे को देख वो इस्तफामन लहजे में बोली थी, जिसका रंग रोने के बायस लाल सुर्ख हो रहा था। जवेरिया बाजी और जमन भाई का बेटा है, और रो क्यों रहा है ये मालूम होता तो कब का चुप करवा चुकी होती। वो खास जताते लहजे में बोली थी। साथ गोद में उठाए सुफियान को झूला झुलाती चुप करवाने की कोशिश करने लगी, जो कि चुप होने के बजाय और तेज आवाज में रोने लगा। लाओ, उसे मुझे दिखाओ। उसने हाथ आगे बढ़ाए कहा, जिस पर आयरा दो कदम पीछे की जानिब होती सुफियान को अपने सीने से लगा गई। नहीं, रहने दो, तुम जाओ अपना काम कर लो, उसने सरसरी से लहजे में कहा था। एक बार दिखा तो मैं कोशिश करती हूँ। वो सुफियान को देखते नरम लहजे में गोया हुई थी। आयरा ने एक नज़र रोते हुए सुफियान पर डाल सामने खड़ी अलबिला की जानिब दौड़ाई, जो खुश शायद इसकी हमउम्री थी। गहरा सांस भरते सुफियान को इसकी गोद में थमाया। छोटा नन्हा मुन्ना बेबी, प्यार से लाड करती इसको सीने से लगाए इसकी कमर से लाती नरमी से थपथपाने लगी, जिस पर वो चंद ही सेकंड में खामोश हुआ था। जहाँ इस बात पर अलबेला की खुशी का कोई ठिकाना न रहा था, वहीं आयरा भी काफ़ी हैरान हुई थी। अरे वाह, शुक्रिया, ये तो खामोश हो गया, वो खुशी से चहकते हुए बोली थी, जिस पर आयरा ने सुकून का लंबा सांस भरा। लाजिम था, अगर वो खामोश ना होता तो आयरा ने भी इसके साथ रोना शुरू कर देना था। लगता है इसको अभी वो बात मुकम्मल करने ही लगी थी कि पीछे से आती सानिया बेगम ने झपटने के से अंदाज में सुफियान को इससे छीन आयरा की गोद में वापस थमाया। मेरे नवासे से दूर रहो, तुम समझी? इसकी माँ का कातिल है तुम्हारा भाई, और तुम इस कातिल इंसान की बहन हो। ज़रा बराबर तरस और शर्म ना आए तुम्हारे भाई को कि इस मासूम बच्चे से इसकी माँ को छीन लिया तुम लोगों ने? अलबेला के वजूद को देखती वो नफरत से फनकारी थी। और तुम में आयरा अक्ल नाम की चीज़ नहीं है, किसी भी अरे गहरे को उठाकर पकड़ा दोगी सुफियान को, और गैर भी वो जो खुद जुर्म में मुलव्विस हो, जिनकी रगों में वही कातिलों वाला खून दौड़ता हो। हर लिहाज साइड पर रख वो जो मुंह में आया कहती चली जा रही थी। उनकी आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। सुफियान को लेकर अंदर जाओ तुम। सुफियान को इन सब मामलात के दरमियान एक बार फिर से रोने लगा था। आयरा उसको चुप करवाती अंदर की जानिब बढ़ गई थी। अलबेला भी उनको नज़रअंदाज किए वापस किचन में आई थी। इस वक्त सब खाने की मेज़ पर बैठे वहाँ आला तरीके से सजे खाने को देखने में महू थे। हवेली के सब अरकान ही हैरानी और परेशानी के से एक दूसरे को चेहरा तो कभी इस अजूबा नुमा खाने का चेहरा मुलावजा फरमा रहे थे, जबकि इन सब के बरक्स अर्जुमन लगारी मुट्ठियों को भेज गुस्सा जब्त किए कर रहा था। ये क्या बनाया है तुमने? अर्जुमन लगारी ने मेज़ पर रखे खाने की जानिब इशारा करते सर्द आवाज़ में इस्तफसार किया, जिस पर पानी में तैरती खिचड़ी नुमा बॉयल चावल थे,
साथ पानी में तैराकी करती दाल, लौकी और रिफ्रेशमेंट के तौर पर जले हुए कबाब जो शक्ल से ही काफ़ी अजीब मालूम हो रहे थे। इन सब की ही भूख मरी थी इस खाने को देख। तुम्हें खाना बनाने की तमीज़ नहीं है? माथे पर बल सजाए वो गसीले लहजे में बोला। खाना बनाने की? मुझे तो वैसे भी तमीज़ नहीं है। दिल जला देने वाली मुस्कान से जाए वो आंख बंद करती बोली थी, जिस पर अर्जुमन लगारी मुट्ठियों को भींच अपनी कुर्सी से खड़े होते इसके बाजुओं को आने गिरफ्त में थामा, जिस पर इसकी जलती जुबान को ब्रेक लगी। जस्ट शट अप। तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? दरअसल मेरी माँ को पता नहीं था कि उनकी बेटी की ज़िंदगी में आप जैसा जल्लाद आएगा और यूं लम्हों में उनकी बेटी को वनी के ओहदे पर फाइज करते, उससे ऐसे काम करवाएगा, वरना शायद वो नाजों में पालने के बजाय ट्रेनिंग ज़रूर दे देते। अब के दो दो अब के दो बदू जवाब देती अच्छा खासा तंज कर गई थी। क्या उन्होंने तुम्हें सारी ज़िंदगी घर बिठाए रखना था, शादी नहीं करनी थी? अब्रुज खाते इस्तफामुन पूछा। करनी थी, पर किसी ऊंचे खानदान में, आम से लहजे में कहा था, लेकिन यही बात अर्जुमंद के जहन पर निशे की तरह लगी। क्या मतलब ऊंचे खानदान? तो हम क्या हैं? ये आप बेहतर जानते हैं। वनी की रस्म को आज भी कायम रखने वाले सब कुछ तो हो सकते हैं, पर ऊंचे नहीं। चेहरे का रुख दूसरी जाने मोड़ वो यासियत भरी नजरों से बोली, जबकि इसकी बात अर्जुमंद लगारी का गुस्सा सवानेजे पर पहुंचा चुकी थी। गुस्से में खौलते जहन के साथ इसके जबड़े को दबोचा। बहुत बकवास कर रही हो। जितना तुम्हें ढील देता जा रहा हूँ उतनी ही तुम जुबान दराज हो रही हो। गुर्रा कर कहते इसको खींचते हुए सबके बीच से ले पीछे बने छोटे से स्टोर नुमा कमरे में आया, जिसकी बत्तियां वगैरह सब फ्यूज थी। लाकर किसी बेजान शे की तरह पटका था उसे। अब सड़ती रहो इधर ही, जब तक तुम्हारी जुबान और होश को लगाम नहीं लगते यहीं रहोगी। एक एक लफ्ज चबाकर कहते वो बिना पीछे मुड़े निकलता चला गया, जबकि अंधेरे कमरे में अलबेला को खौफ सा महसूस हुआ, लेकिन इसके सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि अना जो आड़े आ रही थी। अर्जुमंद इसको स्टोर में बंद के खुद हवेली से निकलता चला गया, जबकि टेबल पर बैठे सब अरकान खामोश तमाशाई बने थे। माँ बाप ने तमीज़ तो सिखाई नहीं, पर जुबान चलाना ज़रूर सिखा दिया है, जो हर रोज़ कैंची की तरह चलती रहती है। मुंह बनाए सानिया बेगम उठकर अंदर चल दी थीं, और एक एक करते सब उठ वहां से चल दिए, जबकि महनाज बेगम ने किचन की जानिब रुख किया। आयरा भी उनकी पैरवी करती किचन में चल दी। महनाज बेगम सुल्ताना को आवाज़ लगाई थी, और आयरा और सुल्ताना की मदद से जल्दी जल्दी खाने के लवाजमा तैयार किए, जिससे उन्होंने रात के खाने के तौर पर खाया था। वो बेमकसद खाली पेट सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था, आसपास की परवाह की बिना बस अपने गुस्से और इश्तिहाल को इस रश ड्राइविंग पर निकाल रहा था। मन उसका अजीब भारी सा हो रहा था। जिस सुकून को हासिल करने, जिस मकसद को पाने के लिए उसने अलविदा शाह को वनी किया, उसे वो भी हासिल नहीं हो रहा था, बल्कि अजीब बेचैनी बेसुकूनी सी बढ़कर रह गई। एक जगह वीराने में गाड़ी रोक निकलता बाहर आया, गाड़ी के बॉन्ड पर बैठे जेब से सिगरेट निकाल जलाए, इसी पर टेक लगाए लेट गया। सिगरेट से उठता वो जानलेवा धुआं फिजा की नजर हो रहा था, जबकि जब्त की तनाबें टूट रही थीं। माथे की रगें इश्तिहाल के आलम में फूल कर नुमाया होना शुरू हुई। पूरी शिद्दत से धारा था वो, अजीब वीरानी बेसकूनी सी इसकी तबीयत में नुमाया हो रही थी। इसका दिल चाह रहा था वो और शिद्दत से चिल्लाए, और इसी चीख में इसका गम दर्द सब निकल कर कहीं फना हो जाए और वो सुकून को पाले। नदियों का पानी भी खामोश बहता यहाँ, खुली चांदनी में छुपी लाख खामोशियाँ। जवेरिया लौट आओ यार, तुम्हारे बगैर मैं अजीब बेसुकून सा हो गया हूँ, खुद को बहुत तन्हा पाने लगा हूँ कि मुझे ना खुद को होश है रहा है, ना हमारे बेटे का। आंखों को बंद करते आसमान की जानिब चेहरा किए वो ख्यालों में से हम कलाम हुआ था, जो इसे इस दुनिया में तन्हा किए दूसरी दुनिया में जा समाई थी। अर्जुमन लगारी की आंखों से अश्क रवां हो रहे थे। उसने अपने आंसुओं को रोका न था, बल्कि बहने दिया। इस वीराने में कोई न था जो इसके आंसुओं को देख उसे कमज़ोर कहता। मिसिंग यू जवेरिया, यह आखिरी जुमला कहते वो पीछे मिरर से टेक लगा गया था। आंखें इसकी बंद थीं। इस अजीब सी खामोशी थी इसके वजूद में, एक वहशत, एक दर्द सा, जो आंसू बनकर इसकी आंखों से बह रहे थे। बारिश की बूंदों की होती कहाँ है जुबां, सुलगते दिलों में खामोश उठता धुआं। सो व्यूज़ फ्रेंड्स गाइस, यहाँ पर हमारा पार्ट जो है एंड होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पीछे से आने वाली शोर के लिए मैं बहुत ज़्यादा बहुत 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 सॉरी कहती हूँ, क्योंकि घर वाले जो है ना, जहाँ कोऑपरेट करते हैं वहाँ थोड़ा, छोटे बहन भाई जो वो नहीं करते। खैर, उनका जो शोर उसके लिए आया है, मैं सॉरी कर रही हूँ, तो गुजारा करें। उम्मीद है आप लोगों को नॉवल अच्छा लगा होगा। कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और प्लीज़ नॉवल को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नॉवल के बारे में फीडबैक दीजिए, और
हमारा टारगेट जो है आप 50 लाइक्स का, आपने 50 लाइक्स लाजमी करने हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो को फुल वॉच किया करें, अपना प्यार दिखाएं, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।